सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है छंद पर। इससे पहले मैंने छंद का सामान्य सा परिचय एक वीडियो के माध्यम से रखा था। आशा करता हूँ आप शायद समझ भी गए होंगे कि छंद है क्या। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमारा रहा, दूसरा अध्याय हमारा रहा, वो रहा आर्या छंद के ऊपर। यदि आप लोगों ने वह वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मैं दोनों वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां पर जाकर के दोनों वीडियो देख लेना। इससे आप लोगों की ही सहायता होएगी, क्योंकि यदि आप यह देखने के लिए आए हो कि छंद है क्या, और यदि आप यह देखने के लिए वीडियो सर्च कर आपने यह देखने के लिए वीडियो सर्च किया होगा कि भाई जो आर्य छंद है वह क्या है, ठीक है, और जो भाई अनुष्टुप छंद है वह क्या है, तो अनुष्टुप छंद को समझने से पहले आपको छंद का सामान्य सा परिचय समझना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का जो अपर नाम है, अनुष्टुप को श्लोक भी कहा देते हैं, श्लोक छंद। ठीक है दोस्तों, यदि हम कोई भी छंद पढ़ते हैं, किसी भी छंद का लक्षण यदि हम पढ़ते हैं, तो उस छंद के लक्षण के अंतर्गत जिस छंद का हम लक्षण पढ़ रहे हैं, तो उस छंद का नाम उसके लक्षण के अंतर्गत निर्धारित होता है। अब जैसे आप देख लो, इंद्रवज्रा छंद है, तो इसका जो लक्षण है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। अगला देखिए, जैसे उपजाति छंद है, उपेंद्र वज्र है, तो उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौघ गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ। परंतु जो ये हमारा अनुष्टुप छंद है, इसके अंतर्गत आपको अनुष्टुप नाम नहीं मिलेगा। वहां पर मिलेगा श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोके अर्थात अनुष्टुप को ही श्लोक छंद कहा जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बताया। आशा करता हूं आपको याद रहेगा। जो अनुष्टुप छंद है उसका जो अपर नाम है वह ही श्लोक कहा जाता है। किसको? अनुष्टुप छंद को। अब देखिए इसके अंतर्गत जो इसका सामान्य से लक्षण क्या है, और इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं अनुष्टुप छंद। सर्वप्रथम जो है हम देखेंगे अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसका लक्षण देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। एक एक बात, एक एक बिंदु मैंने इसी के अंदर छुपा रखा है। आपको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, आपको अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है, इसका जो संविधान है, इसका जो नियम है, आप लोगों को वह समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से जो चीज आप समझ जाओ, पहले एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद पहले समझो, उसके बाद यदि समझ में आ जाए, जितनी बार आपको समझ में ना आए उतनी बार आप वीडियो को लगातार देखते रहो। यदि पूरी भी हो जाए पुनः वापस से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन भी आपका ही है, नेट भी आपका ही है, आप देख लेना। और उसके समझने के बाद ही आप एक 72 नोट्स बना लेना अपने एग्जाम्स के लिए। सर्वप्रथम देखो, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, इसको पढ़ते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो व्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अब ये देखिए, श्लोके अर्थात अनुष्टुप छंदे, श्लोके अर्थात अनुष्टुप छंदे, श्लोके षष्ठे अनुष्टुप छंद के अंतर्गत, या यूं कहे कि श्लोक के अंतर्गत षष्ठम गुरु गेयम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम अर्थात प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत जो है 4 पाद होते हैं,
4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक का जो छठा वर्ण है वह क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक का जो छठा वर्ण है वह होना चाहिए गुरु। और एक बात और, अनुष्टुप छंद के अंतर्गत जो है 5वां और छठा और 7वां, इन 3 वर्णों पर ही जो है नियम लागू होते हैं। वो मैंने हिंदी के अंदर यहाँ पर भी लिख दिया है, पर समझाने के तौर से आपको बता दूं। अब देखिए लक्षण का हम एक बार इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अनुष्टुप छंद का जो श्लोक है उसके अंतर्गत जो छठा वर्ण है वह क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। ठीक है ना? गुरु अर्थात 2 मात्रा, मैंने आपको बताया था ना छंद का सामान्य परिचय। ठीक है ना? इसलिए कह रहा हूं, आपने यदि वो वीडियो ना देखी हो, वीडियो आप एक बार जाकर के देख लो, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, श्लोक के षष्ठम गुरु के, हम जो श्लोक जो छंद है इसका जो छठा वर्ण है वह होना चाहिए गुरु। सर्वत्र लघु पंचमम, और चारों पादों में जो 5वां वर्ण है वह क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, 5वां वर्ण चारों चरणों में लघु, 5वां जो वर्ण है चारों चरणों में होएगा क्या? लघु अर्थात 1 मात्रा। ठीक है ना? तथा छठवां वर्ण गुरु, श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, छठा जो वर्ण है वह क्या होएगा? गुरु अर्थात 2 मात्रा। ठीक है। अब द्वि और चतुष्पादयोरत्वम, 7वां वर्ण, 7वां जो सब, ये देखो, द्वि चतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरा और चौथे चरणों में जो है 7वां वर्ण क्या होना चाहिए? सप्तमम दीर्घमन्ययो। ठीक है ना? अब एक हिंदी के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, फिर समझाता हूं। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप जो छंद है इसके जो 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के अंतर्गत जो है 8 वर्ण होते हैं। ठीक है जी, जिनमें केवल 5वां, छठा और 7वां, इन 3 वर्णों पर ही नियम लागू होते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां, छठा और 7वां। इधर से देखिए, 1, 2, 3, 4, उसके अंतर्गत गिन लिया था ना, 1, 2, 3, 4, और ये देखिए 5वां, छठा और 7वां। अब देखिए, इधर भी 5वां, छठा और 7वां, और इधर भी 5वां, छठा और 7वां। 5वें, छठे और 7वें वर्ण पर ही जो है यहां पर नियम लागू होता है। देखिए, 5वां वर्ण चारों चरणों में लघु, 5वां जो वर्ण है सर्वत्र लघु पंचमा, 5वां जो वर्ण है वह चारों पादों में, चारों चरणों के अंतर्गत लघु होना चाहिए। ठीक है ना? और छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। लघु अर्थात 1 मात्रा और गुरु अर्थात 2 मात्रा। और छठा वो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, और छठा वर्ण जो है यह गुरु होना चाहिए अर्थात 2 मात्रा होनी चाहिए। 7वां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में ह्रस्व लघु। 7वां जो वर्ण है, 5, 6, 7, 7वां, ये देखो, ये है 7वां। एरर पर ध्यान रखो, एरर के माध्यम से यदि आपका ध्यान हो जाए तो समझ में आएगा। 7वां वर्ण और 7वां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में ह्रस्व होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, लघु तथा प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ गुरु होता है। आई बात समझ में? अब देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अब इसके माध्यम से समझ, श्लोक के अंतर्गत जो छठा वर्ण है वो क्या होना चाहिए? गुरु। तो ये 5वां, ये छठा, छठा क्या है? गुरु अर्थात 2 मात्रा। इधर देखिए, सर्वत्र लघु पंचमम, और लघु जो है 5वां जो वर्ण है वो लघु होना चाहिए चारों चरणों में। इधर देखिए, ये गु भी लघु है, घू भी लघु है, दा भी लघु है, और घा भी लघु है। ठीक है ना? ये संयोग से इधर नहीं होएगा, ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? हाँ, तो कभी आप बोलेगी, आपने जो छंद का सामान्य परिचय पढ़ाया था उसके अंदर आपने बताया था कि यदि संयोग से वो, तो ध्यान रखना है। ये भी तो 5वां जो वर्ण है सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां जो वर्ण है वह लघु है। अब अगला देखिए, छठा वर्ण क्या है? गुरु होना चाहिए। श्लोक है षष्ठम गुरु गेम, छठा वर्ण जो है गुरु। अब ये देखिए, ये 5वां था, अब ये है छठा। ठीक है ना? छठा वर्ण क्या है? यहां पर भी गुरु है, यहां पर भी गुरु है, और इधर आप ये देखिए, ये भी गुरु है, और यहां पर भी गुरु है। ठीक है, अब है 4, 5, अब है छठा।
अब हम समझते हैं सातवां वर्ण। तो सातवां क्या था? सातवां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में ह्रस्व। तो दूसरा कौन सा है चरण? दूसरा चरण ये रहा, और चतुर्थ चरण जो है ये रहा। तो इसके अंतर्गत जो सातवां है वो क्या है? ये देखो, सातवां जो चरण है यहाँ पर क्या है? ह्रस्व, अर्थात एक मात्रा इधर है, और चौथे के अंतर्गत भी, चौथे चरण के अंतर्गत भी क्या है? एक ही मात्रा अर्थात ह्रस्व है। हमने देखा कि जो दूसरा चरण और चौथा चरण है उसके अंतर्गत जो है सातवां वर्ण लघु होना चाहिए। अब बचा कौन सा? पहला और तृतीय चरण। अब देखते हैं भाई, पहले चरण के अंदर जो सातवां वर्ण कौन सा होना चाहिए, और तीसरे चरण के अंदर जो है सातवां वर्ण कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, प्रथम और तृतीय, ध्यान से देखिए, ये प्रथम और तृतीय चरण में दीर्घ गुरु होता है। तो प्रथम चरण में ये सातवां वर्ण क्या है? ये देखो, गुरु, ठीक है ना, दीर्घ है। और तीसरे चरण में भी ये देखो, गुरु है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में। अब देखिए, इसके जैसा इसके लक्षण के अंतर्गत है, सेम वैसा ही उदाहरण के अंदर भी घटित होएगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो अब यहां से देखिए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। यह जो है वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम का श्लोक है। अब इसके अंतर्गत समझते हैं पांचवा, छठा और सातवां जो वर्ण है उस पर क्या घटित हो रहा है अनुष्टुप छंद के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये देखिए, पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए था? श्लोके सर्वत्र लघु पंचमम। तो चारों चरणों में पांचवा जो वर्ण है लघु होना चाहिए। इधर देखिए, ये लघु है, यहां पर भी पांचवा लघु है, और अपना यहां पर भी पांचवा लघु है, और यहां पर भी जो है पांचवा हमारा क्या है? लघु है, ठीक है। अब छठा वर्ण क्या होना चाहिए था वो देखते हैं। छठा बताया है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। छठा जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। अब ये देखिए, ये पांचवा हो गया था। अब हम सॉरी, यहां पर पांचवा, ये देखिए, ये क्या है? एस, मैंने आपको बताया था ना, एक यदि खड़ी पाई है तो वो लघु है, और एस टाइप का है तो वो गुरु है, अर्थात दो मात्रा, और खड़ी पाई अर्थात एक मात्रा। तो देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, छठा जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। यहां पर भी छठा वर्ण गुरु है, और आपका यहां पर भी जो है छठा वर्ण गुरु है, और यहां पर भी छठा वर्ण गुरु है, म ओ, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला समझते हैं हम सातवां वर्ण द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में ह्रस्व। तो सातवां, ये देखिए, ये सातवां द्वितीय में और चतुर्थ में क्या है? ह्रस्व, अर्थात एक मात्रा। अब हमारा बच गया प्रथम चरण का सातवां वर्ण और तृतीय चरण का सातवां वर्ण। तो क्या कह रहा है? प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ अर्थात गुरु। तो यहां पर ये देखिए, ये पर गुरु है दो मात्रा, और यहां पर भी गुरु है दो मात्रा। अब संभवतः मां निषाद प्रतिष्ठाम, यहां पर आपको यहां डाउट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कि भाई ये तो लघु है, गुरु कैसे हो गया? तो क्षत्रज्ञ संयुक्त अक्षर जिसके बाद हो उससे पहले, जिसके बाद हो उससे पहले वह वर्ण कौन सा हो जाएगा? गुरु। इसलिए कह रहा हूं, छंद का जो सामान्य सा परिचय मैंने आप सभी को पढ़ाया, वहां पर वह वीडियो देख लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से जो है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, शायद आशा करता हूं आपको यह जो अनुष्टुप छंद है यह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका क्या लक्षण था? श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक का जो छठा वर्ण है वो गुरु होना चाहिए, और इसके जो अनुष्टुप छंद का है पांचवा, छठा और सातवें वर्ण पर ही जो है नियम लागू होता है। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक का जो छठा वर्ण है वह गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, जो पांचवा है वो चारों वर्णों के अंतर्गत क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए, अर्थात एक मात्रा। उसके बाद देखते हैं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे चरण में और चौथे चरण के अंतर्गत जो है सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए, और पहले और तृतीय चरण के अंतर्गत जो है सातवां वर्ण लघु होना, वो सॉरी गुरु होना चाहिए, अर्थात दो मात्राएं होनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है तो माफ कर दिया करो।
ठीक है ना। वैसे पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, शायद मेरे भी काम आते हैं, ये मैंने अपने लिए भी बनाए, तो मैंने सोचा कि शायद इनको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अनुष्टुप छंद आज हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमने आर्य छंद पढ़ा। इनके अंतर्गत से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नेट, जेआरएफ हो गया, आपकी रीट हो गई, टेट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है ना, और टीजीटी हो गई, पीजीटी हो गई, इन प्रतियोगी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत से जो है इसके अंदर से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान, बहुत ही ध्यान से यह चैप्टर आपको पढ़ना होगा, तभी आप अपने सारे जो क्वेश्चनों के अंतर्गत जो अंक है आप हासिल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर पुनः मिलते हैं इंद्रवज्रा छंद के साथ में, उसके लक्षण, उसके उदाहरण, इसी प्रकार से मेहनत से वह भी वीडियो मैं आप सभी के साथ में साझा करूंगा। सिलेबस के अंतर्गत लगभग 17 जो छंद लगे हुए, सभी के एक एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो प्लीज़ यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद। नमो नमः।